चलो खैर, आज महारानी विक्टोरिया का शासन शुरू हो चुका था कल मैंने, और उसी को आगे बढ़ाना है, क्राउन रूल को। क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी में चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी में कंपनी का शासन चल रहा था, वो ख़त्म हो चुका था। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्राउन के अधीन शासन। और क्राउन के अधीन शासन में हम सबसे पहले 1858 का शासन अधिनियम, 1858 का शासन अधिनियम आ चुका था। क्योंकि अब एक काउंसिल बन चुकी थी। अब जो काउंसिल बनने के कारण यहाँ पर एक आ चुका था मेरे भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने शुरू हो जाएंगे मेरे भाई। अभी काउंसिल बनेगी, सॉरी नीचे बनेगी काउंसिल। ये 1858 का शासन अधिनियम पढ़ लिया था शायद मैंने कल, और इसमें मैंने ये पढ़ा दिया था कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है। यहाँ से महारानी विक्टोरिया का शासन शुरू होता है, और इसको हम बेटा पढ़ने वाले हैं। वो डेट होगी हमारी 1858 से लेकर 1947 तक। हम ऐसा मान के चलते हैं जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हो सब रिवाइज करके आ रहे हैं, एकदम अप टू डेट होके आ रहे हैं, अपडेट। ठीक है, आगे हम बात करें तो बेटा इसमें आपने पढ़ लिया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें पहले भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, लेकिन अब उसकी जगह पे एक नया पद सृजित किया गया जिसका नाम था वायसराय ऑफ इंडिया। और भारत का पहला वायसराय बनता है जिसका नाम था, पता है क्या? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग तो भारत का पहला वायसराय था। अगर आपको पूछ ले कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का, हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अगर हम आपसे पूछे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप क्या कहेंगे? वॉरेन हेस्टिंग। और बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? और बंगाल का पहला नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां। आगे आ जाओ। आगे हम बात करें तो इसमें मैंने ये भी कर लिया था और ये भी बता दिया था कि जो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, क्या तो निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल था, इन दोनों को रद्द कर दिया गया, मर्ज नहीं निलंबित कर दिया गया है, इनको निलंबित कर दिया गया था। और आगे बात करें निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल की सारी पावर्स के लिए एक नई पोस्ट बनाएगी जो कहलाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि भारत का राज्य सचिव कहलाता था। वो इस सब पावर इस आदमी को दे रखी थी, राज्य सचिव को। और वो पहला कौन आदमी था जिसको पहला राज्य सचिव बनाया गया, तो आप कहेंगे इसका नाम था लॉर्ड स्टैनले। लॉर्ड स्टैनले एक ऐसा आदमी हुआ, कौन सुनीता लॉर्ड स्टैनले कौन हुआ? पहला राज्य सचिव, पहला राज्य सचिव। और ये किसकी जगह पे बना था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का खत्म करके उसकी जगह पे एक नई पोस्ट करी गई थी और उस पर बना था, इसका नाम था लॉर्ड स्टैनले। अच्छा, अर्थात निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल की सभी पावर्स भारत के राज्य सचिव को दे दी गई थी और भारत के राज्य सचिव की सलाह देने के लिए एक काउंसिल बनाई गई थी। यहाँ पर हमने कल पढ़ा दिया था कि भारत का जो राज्य सचिव होता था उसको सलाह देने के लिए एक काउंसिल बनाई गई जिसमें 15 सदस्य थे, जिसे कहा जाता था भारतीय। और अब जितने भी एक्ट आने हैं वो सब काउंसिल एक्ट आएंगे, सब परिषद अधिनियम आएंगे। देखना आगे जैसे हम पढ़ेंगे अगला 1861 का परिषद अधिनियम आएगा, आ गया ना काउंसिल, क्योंकि अब हमारी काउंसिल का निर्माण हो चुका था। अब काउंसिल एक्ट आने शुरू होंगे और इसमें एक एक बनवाई बात करेंगे। राज्य सचिव और भारतीय परिषद, राज्य सचिव और भारतीय परिषद, जो राज्य सचिव था और जो बाद में भारतीय परिषद बनाई थी, किसकी सलाह के लिए? राज्य सचिव की सलाह के लिए। इन दोनों को मिला के कहा जाता था होम गवर्नमेंट, कहे तो गृह सरकार। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई थी। अगला आ चुका था हमारा 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, क्योंकि हमारी परिषद की, भारतीय परिषद की स्थापना होने की वजह से अब जितने भी एक्ट आएंगे वो परिषद अधिनियम आएंगे। ठीक है, और आगे बात करें तो इसमें एक चीज़ बात करें, 1861 वाले को पढ़े तो इसमें नया क्या मिलेगा, जो कुछ नया मिलेगा वो सब चीज़ें पढ़ाएंगे। और हमारा आज टारगेट है कम से कम 3 से 4 एक्ट पढ़ा के जाए आपको। आ जाओगे 1861 वाले को पढ़े तो 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रथम भारतीय बजट। ये वाला प्रश्न है कितनी बार रिपीट हुआ है कि पहला बजट कब पेश किया गया था? 1860 में। और किसके द्वारा पेश किया गया? तो जेम्स विल्सन के द्वारा। इस अधिनियम के तहत आईपीसी के इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता की शुरुआत करेगी। ये क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। हाँ, आईपीसी का हो गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता हो चुका है ना। बीएनएस और बीएनएसएस हो गया है। अब वो पहले आईपीसी और सीआरपीसी थी ना, उसकी जगह पे आ गई ये वाला। अब पहले की धाराएं भी बदल चुकी है, धाराएं अलग हुआ करती, वो अलग हो गई है। अब भारतीय दंड न्याय संहिता है और एक भारतीय न्याय संहिता है।
आगे देखो, हाँ यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आ जाओ। हम बात कर रहे थे 1860 में जब जेम्स विल्सन 1860 में जब जेम्स विल्सन ने भारतीय बजट पेश किया था, उसी समय इनकम टैक्स की भी शुरुआत करेगी। और इसी एक्ट के तहत हम एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? 1861 का कौन सी एक्ट है? परिषद अधिनियम पढ़ रहे हैं मेरे भाई। कौन सा पढ़ रहे हैं? परिषद अधिनियम पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या होता है? इस अधिनियम के तहत व्यवसाय को अध्यादेश जारी करने की, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करेगी। ये अध्यादेश, ये 1861 वाला एक्ट पढ़ रहे हैं। इस वाले एक्ट के तहत वायसराय जो हुआ करता था, वायसराय ऑफ इंडिया, उसको क्या शक्ति प्रदान करेगी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आपको पता होना चाहिए जो अध्यादेश जारी करता है, जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति करता है, और अध्यादेश अगर कोई जारी होता है, जैसे कोई सत्र नहीं चल रहा उस टाइम पर, जैसे मान लिया कि आपके 3 सत्र होते हैं, एक शीतकालीन सत्र होता है, एक हमारा एक बजट सत्र होता है, और एक ग्रीष्मकालीन। गलत लिखा वहां पे 61 है। अच्छा, हम ये बता रहे थे कि जो मान लिया अगर कोई सत्र नहीं चल रहा है, एक साल में 3 सत्र चलते हैं और कोई सत्र नहीं चल रहा है उस टाइम पे, हाँ मानसून सत्र, वही तो ध्यान नहीं आ रहा था, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र, है ना। अच्छा, मैंने कहा 3 सत्र होते हैं और 3 सत्र, कोई सत्र नहीं चल रहा और हमें किसी नियम कानून को बनाना ही है, इमीडिएटली जरूरत है, तो राष्ट्रपति को अधिकार है एक नियम कानून बना के और लागू करवा दे, उसको अध्यादेश कहा जाता है। और वो अध्यादेश तब तक लागू रहता है जब तक अगला सत्र ना हो जाए। जैसे ही अगला सत्र आएगा, अगर उस कानून को बनाने की जरूरत होगी आगे भी, तो एक बिल पेश करके, एक विधेयक पेश करके एक कानून बना दिया जाएगा, एक एक्ट पास कर दिया जाएगा। नहीं तो वो अध्यादेश अगले मैक्सिमम 6 महीने तक का समय होता है, क्योंकि एक सेशन जो सत्र लगता है हमारे लोकसभा और राज्यसभा का, उसका एक सत्र के बीच का टाइम मैक्सिमम 6 महीने होता है। 6 महीने तक टाइम होता है हमारा किसका? अध्यादेश का। और एक सत्र होने के बाद 1.5 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है वो अध्यादेश। वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करेगी थी वो मेरे भाई किसको कर देगी थी? जो इस टाइम पे वायसराय हुआ करता था। वो एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? हम 1861 का काउंसिल एक्ट पढ़ रहे हैं, परिषद अधिनियम पढ़ रहे हैं। और इसको आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन ये वाला, एक तो 74 वाला सर्वोच्च न्यायालय था जो कि हमारी स्थापना हुई थी कलकत्ता में, वो 73 वाला रेगुलेटिंग एक्ट था। और ये हमारा 1862 में, ये डेट अपने पन्नों पे लिख दे रहा कि उच्च न्यायालय की स्थापना करेगी, वो भी कितने? 3, एक कलकत्ता वाला, एक मद्रास वाला और एक, हाँ वो सुप्रीम कोर्ट था, उच्चतर न्यायालय था, ये उच्च न्यायालय, ये हाई कोर्ट है। 3 हाई कोर्ट बने थे। तारीख कौन सी है? 1862 में। तब तो कहा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा? तब कलकत्ता आंसर आता है वहां पे। कलकत्ता सबसे पहले बना था, फिर मद्रास बना, फिर मुंबई बना। लेकिन ये डेट का फर्क होगा, उसी साल में सबसे बाद में बनने होंगे। सबसे पहले बना था कलकत्ता वाला। अगर आपसे पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय कब बना तो 74 में, और उच्च न्यायालय कब बना तो 62 में। ये 3 इकट्ठे बने थे। एक्ट कौन सा था? 61 वाला काउंसिल एक्ट था। अच्छा, 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत का विभागीकरण किया गया। जैसे आपके जो गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री होते हैं ना, ये विभाग बना दिए गए, अलग अलग विभाग बना दिया गया। ये किसके द्वारा बनाया गया? ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया। उस टाइम में भारत का वायसराय हुआ था लॉर्ड कैनिंग। ये बोला इसलिए लॉर्ड कैनिंग को भारतीय विभागीकरण का जनक कहा जाता है। ये जितने क्वेश्चन है कुछ भी छोड़ने लायक तो है ही नहीं, एकदम फोकस होके बैठना है, प्लस याद भी साथ साथ करना है। जो हम बता रहे वो भी चीजें गैदर करके चलनी है। आगे देखो, 1885 में इंडियन कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। किसकी? इंडियन कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। आगे बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अगला एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। अगला काउंसिल एक्ट है तो परिषद अधिनियम है, क्योंकि हमारी काउंसिल की स्थापना हो चुकी है। कौन बच्चा बताएगा जो भारतीय परिषद बनी थी उसमें सदस्य कितने थे? 15 सदस्य थे। ये काउंसिल किसकी हेल्प के लिए बनाई गई थी? राज्य सचिव की हेल्प के लिए बनाई गई थी। ठीक है। अच्छा, ये हमारा 1892 का जब काउंसिल एक्ट आ गया, इसमें लिखा हुआ है, ये 19वीं सेंचुरी का कुछ बता रखा डाटा आपको। 19वीं सेंचुरी के डाटा में कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो इसको। 19वीं शताब्दी को ही सुधारों की शताब्दी कहा जाता है, क्योंकि 19वीं शताब्दी से ही कई सारे रिफॉर्म्स हुए जो सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए। धार्मिक सुधार जैसे अंधविश्वास, धर्मांध, जैसे
इन सुधारों के लिए अलग अलग जगहों पर धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हुए। ये 19वीं शताब्दी की बात हो रही है। और आगे देखो, जैसे कुछ समाज सुधारक भी राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत करवाने वाले थे। कौन? राजा राम मोहन राय। ये वाला क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है कि सती प्रथा का अंत करने वाला कौन आदमी था? तो राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, अच्छा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा पुनर्विवाह शुरू किया। ये कौन था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये बताओ, अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसके जीवन में कुछ नहीं रहता है, उसको पुनर्विवाह का आदेश दिया। पहले विवाह नहीं होता था दोबारा, तो इसके पुनर्विवाह का आदेश देने वाले, इसको शुरू करने वाले भी एकमात्र आदमी, इनका नाम था ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और उन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया था। वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। और इसको क्या नाम? स्त्री शिक्षा पर बल देने वाले कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आगे लिखा 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी में ट्रेड मोनोपोली का अंत किया गया और 1833 में सारी ट्रेड मोनोपोली अंत कर दी गई। अभी उस एक्ट की बातें नहीं पढ़ा रहे हम आपको, जो हेडिंग पढ़ी थी 1892 का परिषद अधिनियम पढ़ा था, वो नहीं पढ़ा रहे। अभी आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो 19वीं शताब्दी में रिफॉर्म क्या क्या हुए वो बताने चाह रहे हैं, क्योंकि अब हमारा भारत में कुछ सुधार आने शुरू हो गए थे 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में कुछ सुधार आना शुरू हो गए थे बेटा। और आगे देखो पढ़े क्या लिखा हुआ है। अब ब्रिटिश नागरिकों को भारत में जमीनें लेने, खरीदने और परमिशन दे दी गई। अब हम ट्रेड के लिए ओपन हो चुके थे। अब ब्रिटेन से कोई भी आकर जमीन खरीद कर व्यापार कर सकता था। जब यहाँ पर विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला तो यहीं पर ब्रिटिशर्स ने कारोबार जमाने शुरू कर दिए। एक तरफ धार्मिक और सामाजिक सुधार हुए और दूसरी तरफ अंग्रेजों के द्वारा भी कई सारी डेवलपमेंट हुई, जैसे प्रिंटिंग प्रेस की स्वतंत्रता दी गई। जैसे प्रिंटिंग प्रेस की स्वतंत्रता, यानी डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन, समाचार पत्र और पत्रिकाओं को विकसित करना। अच्छा, अब समाचार पत्रों के माध्यम से सारी विचारधाराएं सभी को पता चलने लगी। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी इम्प्लीमेंट करवाई, अर्थात भारतीयों को अंग्रेजी सिखाई जाने लगी। आगे देखो धीरे धीरे क्या होता है बेटा। धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन का विकास हुआ। कच्चे माल को बंदरगाह तक ले जाने के लिए रेलवे का विकास किया गया। किसने किया था? ये जो आपको रेलवे लाइन दिखती है ना, ये इसलिए बिछाई गई थी कि माल हम ले जाएं और सीधे बंदरगाह के पास पहुंचा दें। तब तो आप कैमगंज से बैठते हो, कहीं भी पहुंच जाते हो। रेलवे लाइन हर जगह के लिए बिछी हुई हैं। ये सब यही था कि पूरे भारत में जब वो अंग्रेज व्यापार कर रहे थे, पूरा माल उठा के ले जाएं और सीधा समुद्र के किनारे पहुंचा दें और बंदरगाह से अपने देश भेज दें। अच्छा, और देखो आगे 16 अप्रैल 1853 को फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी बम्बई से लेकर थाने तक। अब भारत में ऐसा ग्रुप पनपा जो पढ़ा लिखा, शिक्षित, सभ्य था। इन्हीं वजहों से नेशनलिज्म कहे तो राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने लगी। अब हम बता सकते हैं कि जब ये अंग्रेज तो थे, लेकिन इस टाइम पर मेरे भाई भारत में राष्ट्रीयता की भावना जागने लगी कि देखो, ये देखो अंग्रेज हैं और हम भारतीय हैं, और देखो अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापार कर रहे हैं, रुपये बचा रहे, लाभ कमा रहे, हम पे उल्टा काम करवा रहे हैं। ये बात हमारे दिमाग में घुसने लगी थी। ये बात बताई जा रही है, ये अप्रैल बात की बात है, 16 अप्रैल 1853 है। अब भारत में ऐसा ग्रुप पनपा जो पढ़ा लिखा, शिक्षित और सभ्य था। इन्हीं वजह से नेशनल राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने लगी। जब हम लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आई तो एक बड़ा वायसराय बन के आया जिसका नाम था लॉर्ड, सबसे अभागावास वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सोचा क्यों ना इन बुद्धिजीवी लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाए और इनका यूज भारत के शोषण के लिए किया जाए। ये अंग्रेजों के साथ सहभागिता, ये क्या लिखा हुआ है, ये बोला है कि लॉर्ड डफरिन ने सोचा क्यों ना इन बुद्धिजीवी का ग्रुप बना दिया जाए और अंग्रेजों के साथ सहभागिता, इनका यूज करके भारत का शोषण किया जाए। अंग्रेजों को लगा यार ये तो बुद्धिमान लोग निकल आए हैं, ये तो कह रहे हैं कि हमारा भारत है, तुम अंग्रेज हो, ऐसी वाली बात आ गई ना, राष्ट्रीयता वाली भावना। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, ये होशियार लोगों का एक ग्रुप बना लो और इनको काम दे दो और इनका यूज करो भारतीयों का शोषण करवाने। ये अच्छे लोग हैं, भारत का शोषण करेंगे तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा हमें अप होने का टाइम मिलेगा, हम थोड़ा सा यहाँ पे अपना पंजा जमा पाएंगे। अच्छा, और देखो आगे क्या होता है। इसीलिए लॉर्ड डफरिन ने एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, कहे तो ह्यूम को अपॉइंट किया और कहा गया कि आप उन सभी सभ्य जागरूक लोगों का एक
ग्रुप बना लिया जाए। अच्छा, लॉर्ड डफरिन आदमी था ना, ये उस टाइम पे वायसराय था बंगाल का। इसने कहा कि जो बुद्धिजीवी लोगों का ग्रुप पनप रहा है ना, इसका इकट्ठा करने की जिम्मेदारी एक आदमी को दे दो। वो जिम्मेदारी दी थी एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम से कहा कि तुम होशियार लोगों का ग्रुप बनाओ। आगे आएगा कि एओ ह्यूम ने स्थापना करी थी कांग्रेस की, वो यहीं से आएगा। देखो मेरे भाई, होता क्या है, 1885 में एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना। और जो कांग्रेस थी ये एक ग्रुप ऑफ डेलिकेट पीपल थे। डेलिकेट कहे तो बुद्धिमान और सभ्य लोग हुआ करते थे, जो कांग्रेस की स्थापना करी थी 1885 में। ये डेट भी याद रखनी है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी सनी बेटा? है ना, तुम्हारा फोकस यहाँ पे था नहीं, इसलिए मैंने पूछा। तो आप जब हम पढ़ा रहे हो उस टाइम पे पूरी तक फोकस होके बैठे हैं। आप अगर ये सोचें कि हम बातें भी कर लेंगे, इधर उधर भी देख लेंगे और हम पढ़ भी लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं मेरे भाई। हम इस बात की गारंटी नहीं, चुनौती दे सकता हूँ, तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे इसको। आपको शायद कड़वा लग सकता है, खराब लग सकता है, क्या बोल रहे हैं, ये कभी नहीं पढ़ पाओगे अगर तुम जाओ बातें भी कर लें और पढ़ भी लें। कभी नहीं हो पाएगा दोनों काम साथ साथ। अगर इस आदमी को सुधार नहीं लाओगे तो टाइम तो पास होता रहेगा, लेकिन होगा कुछ नहीं इससे। सुन लिया? किसने स्थापना करी थी कांग्रेस की? नेटवर्क गड़बड़ वाला आदमी को पहले से पता चलता है इसकी गड़बड़, थोड़े नेटवर्क हैं इधर उधर जा रहे हैं, इसका मन नहीं लग रहा पढ़ने में, थोड़ा सा एक्टिव होके बैठिए। इधर आ जाओ। जो हमने कहा एओ ह्यूम ने 1885 में बोल रहे, ये वाली डेट कई बार पूछी गई है, सैकड़ों बार, हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से कांग्रेस की स्थापना से। और मैंने कहा ये कांग्रेस क्या था? एक ग्रुप था, एक समूह था, वो भी डेलिकेट पीपल का, एक होशियार लोगों का ग्रुप था। ये लिखा हुआ है, ये शब्द यूएसए से लिया गया था, क्योंकि यूएसए की संसद को किस नाम से जानते हैं? कांग्रेस। इसलिए इस ग्रुप का नाम कांग्रेस रख दिया था। बोले अमेरिका होशियार है, अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, ऐसा करो ये होशियार लोगों का ग्रुप बनाया ना एओ ह्यूम ने, बोले इसका नाम कांग्रेस रख दो। तो इसलिए कांग्रेस की स्थापना करी। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। ये भी क्वेश्चन कितने सैकड़ों बार ना रिपीट हुआ होगा, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी वाला। पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहला अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। आगे देखो, इससे पहले कांग्रेस अधिवेशन में 72 सदस्यों का ग्रुप बनाया था। कहीं तो आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी ट्रिपल एससी पैट में, कि जब पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 पीपल। कितने? 72 लोगों ने भाग लिया था। ये वाला क्वेश्चन इकट्ठा याद नहीं होगा, अगर चाहोगे बाद में पढ़ लेंगे, बाद वाला बाद में बना रहेगा, अभी नहीं पढ़ पाओगे। ये वाले प्रश्न अभी के अभी तैयार करके चलो, इतने हम बता रहे हैं। पेपर के टाइम रिवीजन का मौका नहीं मिलता है, उस टाइम मैथ रीजनिंग पढ़ा जाता है, और हिंदी होगा तो हिंदी पढ़ा जाता है। जीएस पूरा रिवीजन कोई नहीं कर पाता पेपर के टाइम पे। जो अभी चल रहा जीएस, जितने अच्छे से अभी पढ़ लोगे इतना अच्छे कभी नहीं पढ़ पाओगे, फिर इतना टाइम ही नहीं मिलेगा मेरे भाई। रिवीजन के टाइम ये करता है मन, यार कितनी जल्दी फिनिश हम काम खत्म करें। रिवीजन करने का मन सबका नहीं करता है मेरे भाई। तो अभी अगर इतने अच्छे से पढ़ लोगे भाई, तुम्हारे साथ हैं। आगे आ जाओ। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य सभी बुद्धिजीवी जागरूक पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप बनाकर लोअर कैटेगरीज का भारतीयों का शोषण करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जागरूक लोगों का ग्रुप बना तो दिया, तुमने बनाया किस लिए? बोले इससे हम भारतीयों को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तुमने ग्रुप तो बना लिया, अब तुमने कहा जाओ भारतीयों को मारो यार, काम करो, इन पे खूब लोग काम, इनको बढ़ने मत दो। लेकिन मेरे वो होशियार लोग थे, तुमने होशियार इकट्ठे और कर दिए। होशियार पहले इधर उधर थे, तुमने इकट्ठे और कर दिए। अब तुम सोच रहे थे हम भारतीयों का नाश करवा देंगे, अब वो मेरे भाई उनका दिमाग कुछ और चल रहा था। देखो क्या हुआ। 1892 में कांग्रेस से पहले 2 शब्द जोड़े गए, इंडियन नेशनल। अब हो चुका था कांग्रेस की जगह पे इंडियन नेशनल। और पूछा जाता है ये नाम किसके द्वारा रखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पूछा जाता है कांग्रेस में इंडियन नेशनल शब्द किसने जोड़ा था? तो कहना दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी याद कर लो, दादा भाई नौरोटी याद कर लो, कैसे भी याद रह जाए तुम्हें, है ना। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करेगी। कहें तो इसमें एक वर्ड जोड़ दिया इन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, आगे देखो। ये एक राजनीतिक दल के रूप में उभर कर आया, जो इन्होंने एक कांग्रेस का ग्रुप इकट्ठा कर दिया था होशियार लोगों का। ये किसके रूप में उभर कर आया? एक राजनीतिक दल के रूप में। कांग्रेस के अंतर्गत 2 विचारधारा के लोग थे, लोग काम कर रहे थे। एक तो उदारवादी और एक थे हमारे
उग्रवादी। कहीं उदारवादी थे नरमपंथी और ये वाले थे गर्मपंथी। कहीं तो उदारवादी में नरमपंथी में थे अर्थात अंग्रेजों का शासन व्यवस्था पर बिलीव कर रहे थे। जो नरमपंथी लोग थे ना, दो प्रकार के लोग थे, एक तो हमारे थे उदारवादी और एक थे हमारे उग्रवादी। उदारवादी ऐसे थे कि अंग्रेज बिलीव कर लिया था कि अंग्रेज हमारे संग अच्छाई करेंगे, और उग्रवादी वो थे कि अगर हमारी डिमांड होगी हमारी मानो, अगर नहीं मानोगे तो आंदोलन करेंगे तुम्हारे सामने। समझ पाए हो? दो प्रकार के ग्रुप पन पे। एक ग्रुप तो ये था नरमपंथी अर्थात अंग्रेजों के शासन व्यवस्था पे बिलीव कर रहा था, और ये वाला ग्रुप कुछ नहीं कर पाएगा उदारवादी वाला। अंग्रेज तो चाहते ही थे ऐसे लोग हों उदारवादी, हम आराम से जो कहे वो करते रहे, लेकिन ये वाला ग्रुप कामयाब होगा उग्रवादी वाला। उग्रवादी वाले में लाल वाल पाल, लाल गंगाधर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। पाल पे नाम किसका आता है? गोपाल नहीं है, और कुछ नाम है, आगे देख लेंगे, आगे आएगा ये वाला नाम। अच्छा, इनका क्या मानना था लाल वाल पाल का? इनका मानना था कि अपनी माओ को अंग्रेजों के सामने मनवाइए, और अगर ना माने तो आंदोलन करिए। भाई साहब सीधे आदमी नहीं थे। हाँ, बिपिन चंद्र पाल है वहां पे बेटा, क्या नाम है? बिपिन चंद्र पाल है, गोपाल नहीं है। देखो आगे देखो, उदारवादी शासन था, इसमें रासबिहारी घोष थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, दादा भाई नौरोजी थे, ये उदारवादी थे। आगे हम पढ़ाना चाहेंगे आपको, इसमें लिखा हुआ है देखो, कांग्रेस एक राजनीतिक दल बनकर आया। अंग्रेज चाहते थे ये हमारे हितैषी और चापलूस बनकर रहेंगे। अब कांग्रेस ने मांग करनी शुरू की, जो भारत की राज्य व्यवस्था है उसमें कांग्रेस की भी भागीदारी होनी चाहिए। जो इन्होंने कांग्रेस का ग्रुप बनाया था, इन्होंने कहा था कि हमारी चापलूसी करेंगे अंग्रेजों ने जाना, लेकिन मेरे भाई इस कांग्रेस का ग्रुप इकट्ठा कर दिया। इन्होंने कहा कि हमें अब मेरे भाई राज्य व्यवस्था जो चल रही है ना, जो सरकार तुम चला रहे हो, इसमें हमें भागीदारी चाहिए। ये बात कौन बोल रहा था? वो कांग्रेस का ग्रुप बोला था। इतना सुनते ही मेरे भाई अंग्रेजों के कान नहीं रोंगटे खड़े हो गए थे। बोले ये क्या हुआ? हमने तो कांग्रेस का ग्रुप इसलिए बनाया था कि ये भाई साहब भारतीयों का शोषण करेंगे और हमारा काम करेंगे, हमारी चापलूसी करेंगे, लेकिन ये तो उल्टा काम करने लगे। ये तो कह रहे हमें शासन में हिस्सा दे दो। ये कौन कह रहा था? ये कांग्रेस ने मांग की शुरू की, जो भारत में राज्य व्यवस्था है उसमें कांग्रेस की भागीदारी होनी चाहिए। क्या बात है, देखो आगे क्या होता है। इस मांग की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर आ गया। भाई प्रेशर तो आएगा ही, चाहते कुछ से हो कुछ और गया इन पे। चाह रहे थे गड्ढा खोद रहे, लेकिन खुद के लिए खोद गया। वो कहते हैं तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हो, उसमें खुद गिर जाता आदमी जो खोदता है। इन्होंने गड्ढा भारतीयों के लिए खोदा था, उन्होंने कांग्रेस का ग्रुप बना, उनका नाश करवा देंगे भारतीयों का। लेकिन मेरे भाई कांग्रेस तो उनका ही विरोधी बन गया। कांग्रेस ने क्या करा? कांग्रेस की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट में प्रेशर आया और भारतीयों पर थोपे गए कड़े कानूनों को थोड़ी छूट दी गई। मेरे भाई इनको थोड़ा ढीला होने पड़ा, लूज होना पड़ा। बोले तुम जो कानून थोपे हुए ना भारतीयों पे, जो तुम एक एक कानून फॉलो करवा रहे हो, अब भारतीयों को छूट दीजिए, आप डिस्काउंट दीजिए। अब डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया। अब डिस्काउंट मिलना शुरू हुआ, वैसे लूज होना शुरू हो गए। अब तो ऊपर हावी होता चला जाएगा मेरा कांग्रेस। इधर देखो, ये वाले रासबिहारी घोष, पंडित मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी उदारवादी थे। ये नाम पूछ ले जाते कभी कभी, ये बहुत साधारण चीज नहीं है। ये पूछा जाता है कि कौन सा उदारवादी नहीं था, 3 ऑप्शन ये, एक उधर वाला लाल वाल पाल वाला, एक बोलता है रासबिहारी घोष, पंडित मदन मोहन और दादा भाई नौरोजी, और एक रख दिया बाल गंगाधर तिलक। कौन सा नरमपंथी नहीं था? तो मेरे भाई लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक टिक कर देंगे। इस 3 वाले थोड़े ना होंगे, समझ पा रहे हो? अच्छा, अगला आ जाता हमारा 1892 का परिषद अधिनियम। क्या यही हेडिंग पड़ी हुई थी वहां पे? अरे बोलो ना, यही हेडिंग पड़ी थी। ये हेडिंग वहां पे काट देना आप, अगर आपके पास नोट्स हो। 2 बार हेडिंग पड़ गई है ना? देखो एक बार चेक करके। उन्नीस शताब्दी से पहले पड़ गई थी एक हेडिंग, शायद यही वाली, 1892 का परिषद अधिनियम। कटी है, मिल रही है ना? मिल गई है, देखो मिल गई है। 1892 के परिषद अधिनियम, पहले हेडिंग पड़ी हुई थी, वो काटना है। क्योंकि हमने थोड़ी सी बीच में स्टोरी कनेक्ट करी है कि इंडिया में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में जो कांग्रेस के बीच में जो हो रहा था, उसको बताना चाहा मैंने। अब शुरू हो गया मेरे भाई 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत में प्रथम बार निर्वाचन शब्द का यूज किया गया।
जो इंडियन काउंसिल भारतीय परिषद थी उसमें ब्रिटिशर्स भी थे और इंडियन मेंबर्स भी थे, लेकिन जब इंडियन काउंसिल में बजट पेश होता था तो भारतीयों को बहस का अधिकार नहीं था, कहने और टिप्पणी का अधिकार नहीं था। जो ये कह रहा है जो इंडियन काउंसिल थी उसमें ब्रिटिशर्स भी थे, जो भारतीय परिषद थी अंग्रेज भी थे इंडियन भी थे, अंग्रेज भी थे इंडियन भी थे, लेकिन अगर बजट पेश होता था उस पर बहस करने का अधिकार भारतीयों को नहीं होता था। अब देखो क्या होता है इसमें कुछ इसी से रिलेटेड पॉइंट आएगा। यहां पर लिखा हुआ बेटा, भारतीय परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का ये प्रश्न पूछा जा चुका है मेरे भाई। वो कौन सा काउंसिल एक्ट है जिसके तहत भारतीयों को, जो इंडियन काउंसिल थी भारतीय परिषद थी, उसके मेंबर को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? 1892 का काउंसिल एक्ट। अपने दिमाग पे लिख लेना ये वाले पॉइंट, ये मैंने पॉइंट भी छांट के लिखे हैं, अगर लिखा देते तो बहुत बड़ा लिखा देते ये वाला एक्ट, छोड़ना कुछ मत। इसी के तहत केंद्रीय विधानसभा का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन किया गया। और आगे क्या लिखा हुआ देखो, 1899 से लेकर 1905 तक अगला वायसराय बन के आया कौन? लॉर्ड कर्जन आ गया। आगे लिखा हुआ है, जब लॉर्ड कर्जन का भारत वायसराय बनकर आया उस समय बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से जागृत क्यों हो रही थी? इसका रीजन बता चुके, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, उधर कांग्रेस का ग्रुप बन चुका था, राष्ट्रीयता की भावना तो पनप रही थी ना। अब देखो क्या होता है, जब लॉर्ड कर्जन बन के आया तो नेशनलिज्म की भावना को ज्यादा तेजी से जागृत होते देख लॉर्ड कर्जन ने फूट डाला हुआ शासन करने की नीति, बोले इनमें तो राष्ट्रीयता की भावना पनप रही है, एक टाइम वो आएगा कि इंडिया वाले सब इकट्ठे हो जाएंगे, अंग्रेजों को भगा देंगे यहाँ से। तो उस लॉर्ड कर्जन ने सोचा कि इन्हें क्यों ना फूट डाल दो यार। अगर कोई आदमी इकट्ठा हो, अगर दो आदमी इकट्ठे हों, आराम से बात कर रहे हो, और तीसरा आदमी आए और एक को कहना तुम ही खड़े रहना और उसको अकेले में ले जाए, बोले यार तुम्हारी बुराई ये बहुत कर रहा था, ये कह रहा था मरवा देंगे तुमको, तो यार तुमको लगेगा यार ये आदमी हमारी मारने कह रहा होगा यार, ऐसी बात होगी, तो तुम उससे बुराई बांध बैठोगे, भले चाहे उसने ना कहा हो। तो ये बात वही तो अंग्रेज आ गए बीच में कि ये भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना बहुत पनप रही है, बोले ऐसा करो इनमें फूट डाल दो, फूट डाल देंगे अपने आप कमजोर हो जाएंगे, एकता नहीं रहेगी। अब देखो आगे क्या होता है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया और ये विभाजन सांप्रदायिक तौर पर किया गया था। कहें तो हिंदू और मुस्लिम को दो जगह बांट दिया, हिंदू और मुस्लिम को दो जगह बांट दिया कि हिंदू अलग और मुस्लिम अलग। पर की फूट इतने में तो यार, जहाँ हिंदू और मुस्लिम अलग हुए और एक को कोई फायदा दे देगा, तो दो आदमी को अलग अलग इकट्ठे थे पहले, दो को अलग कर दिया, एक को जो ऑफर दे देगा एक को देगा नहीं, लड़ जाएंगे आपस में, वो तुमको कह दे तुमको, आपस में लड़ गए हिंदू मुस्लिम इतने में। तो भाई साहब हिंदू मुस्लिम में जो एकता थी वो 1905 से पहले देखने लायक थी, क्योंकि उस टाइम पे इस एकता को देखी नहीं जा चुकी थी, देखी नहीं जा रही थी लॉर्ड कर्जन पे, इसीलिए तो उसने फूट डलवा दी थी और उसने बंगाल को दो जगह बांट दिया। बंगाल को दो जगह बांटा तो क्या होता है, इसने ये कहा था कि धर्म के आधार पर बांटा था, वैसे रियलिटी में देखा जाए वास्तविकता में इसने धर्म के आधार पर बांटा, लेकिन उससे पूछा बोले क्या कर रही है यार, गलत आदमी हो तुम तो, तुमने बंगाल को क्यों बांट दिया दो जगह? तो उसने पता क्या जवाब दिया, अंग्रेजों द्वारा तर्क दिया गया कि बंगाल बड़ा प्रांत है, इसलिए प्रशासन चलाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम बंगाल का, समझ रहे हो, उसका मकसद था हिंदू मुस्लिम में फूट डलवाना, लेकिन तुम तर्क दे दिया यार बंगाल बड़ा है, प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए इसको दो जगह बांट रहे हैं। और उसने बांट हिंदू मुस्लिम को दिया था अलग अलग, एक को बांट दिया था ईस्ट बंगाल और एक को बांट दिया था वेस्ट बंगाल, कहें तो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। और इसको दो जगह बांटने के बाद क्या होता है, भारतीयों को समझ आ गया कि यह काम भाईचारा को, भाई साहब इंडियन को समझ में आ गया मेरे भाई, भले चाहे वो कहें कि बड़ा प्रांत था शासन नहीं चल रहा था इसलिए बांटा, लेकिन इंडियन को समझ में आ गया था ये भाईचारा खत्म करना चाह रहे हैं। अब देखो आगे क्या होता है, बंगाल विभाजन के बाद से ही एक और विचारधारा बनी जिसको कहते हैं क्रांतिकारी। यही तो मेरे भाई कमाल की विचारधारा है, क्रांतिकारी लोग होते हैं मेरे भाई। अगर घर में एक खतरनाक आदमी तो बाहर वाले की हिम्मत नहीं पड़ेगी, एक खतरनाक होना चाहिए बस, ना तो कोई लड़ेगा उससे,
ना कोई उस पर चोरी करेगा उसके घर में। एक खतरनाक होना चाहिए आदमी। और वही क्रांतिकारी ग्रुप विचारधारा का आदमी आ गया। अब देखो ये क्या करेगा। क्रांतिकारी विचारधारा में कहा जा रहा है बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी दल बनने लगे और क्रांतिकारी दलों का उद्देश्य था कि उन ब्रिटिश ऑफिसर्स जिनकी वजह से भारत में हिंदू और मुस्लिम में फूट पड़ी है, उन ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या करना और उनकी हिंसा करना। एक ग्रुप पनप गया था। उसका टारगेट यह था कि वो कौन से ब्रिटिश ऑफिसर हैं जिन्हें हिंदू मुस्लिम को अलग किया। अगर मिल गए तो हम हत्या कर देंगे उनकी। कहें तो अपने सर पे कफन बांध के निकल पड़े थे, बोले आ जाओ अंग्रेज। तो जब ऐसा ग्रुप निकला तो क्या होता है, लेकिन मुसलमानों के अंदर ये इनसिक्योरिटी हो चुकी थी कि कहीं हिंदुओं को ज़्यादा अधिकार दे दिए जाएं और मुसलमान उससे वंचित रह जाएं। इसी का परिणाम हुआ कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहाँ पे? जब मेरे भाई हिंदू मुस्लिम बट गया तो मुसलमानों को एक इनसिक्योरिटी कहते हैं ना, अपने आप में एक असुरक्षा महसूस हो रही है। ऐसा ना हो यार हमको नीचे कर दिया जाए और हिंदुओं को ऊपर कर दिया जाए, और हिंदुओं को अपने आप में इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। ऐसा तो नहीं यार मुसलमानों को ज़्यादा ऊपर कर दिया जाए, हमें नीचे कर दिया जाए। अब दोनों के दोनों मतभेद हो गया। अब मेरे भाई मुसलमानों को लगा यार हम हो सकते यार नीचे दबा दिए जाएँ। उन्होंने कहा अपना एक ग्रुप बना लो। इन्होंने तुरंत 1906 में स्थापना कर दी। किसकी? मुस्लिम लीग की। इनका भी ये काम करना गलत नहीं था क्योंकि इनकी मजबूरी थी। इनको लग रहा था हो सकता है यार अपनी अपनी जान पे खेल लेते। तो भाई मुसलमानों ने जब इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करी तो प्रश्न यहाँ से जो ब्लैक पेन से लिखा ये कई बार पूछा गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई? ढाका में। किसने की? आगा खान ने। और कब हुई? तो ये तीनों प्रश्न आते हैं। बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। कब किया? 1905 में। कितने दो भागों में टूटा? एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल। आगे देखो। अंग्रेज अच्छी तरह से जानते थे अगर भारत में शासन करना है तो हिंदू और अंग्रेजों में फूट डालवाते रहना। हिंदू और मुसलमान होना चाहिए। हिंदू और मुसलमानों में फूट डलवाते रहना है। भारत में हिंदू मुस्लिम में फूट डलवाने की ही वजह से अगला 1909 का, मेरे भाई अभी तो अंग्रेजों का चल रहा था, अब अगला एक्ट आता है 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। बंगाल का विभाजन हो चुका था, अगला एक्ट आ गया था ये 1909 का। अगर आपको एक बात बताएं, जो बच्चा घर पे नोट्स बना रहा है वो सुन ले, जो मैंने 19वीं शताब्दी के सुधार का रिफॉर्म्स लिखे हैं वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट इतिहास में पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी का नहीं, थोड़ा सा हिस्ट्री का जिक्र किया है ताकि तुम समझ सको भारत में कैसे सुधार आना शुरू हो गए थे। लेकिन वहाँ से क्वेश्चन बनते हो, बुरी चीज़ नहीं है, वो लिख लेनी है तुम्हें, वो फायदा देगी तुम्हें। और आज हम कराने जा रहे हैं 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। एक बार टाइम देखो कितना हुआ है, 1 सेकंड दो हमें। उन्नीस सौ नौ का मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आ गया। 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम जब आता है तो इसमें अंग्रेजों और हिंदुओं को बांटने वाली बात होने लगी। किसमें? 1909 वाले में। 1909 वाले में अंग्रेजों, हिंदू और मुसलमानों को बांटने की बात होने लगी। तो इस वाले एक्ट को हम कल पढ़ा रहे हैं और कल आप सब याद करके आना, इसको कल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। कल 2-3 एक्ट और पढ़ाएंगे, 3